हाय फ्रेंड्स, ये है पार्ट 9 ऑफ द पीआईक्यू सीरीज जो मैंने सीडीएस लास्ट 15 ईयर पीआईक्यू सीरीज चालू कर रखी है, उसका पार्ट 9 है। अब देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ अ फेडरल सिस्टम इज नॉट फाउंड इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। इनमें से कौन सा हमारे कंट्री में नहीं है। चलिए, डुअल सिटीजनशिप बताइए आप लोग, क्या हमारी कंट्री में डुअल सिटीजनशिप है? पहला ऑप्शन देखते हैं, आपको लग रहा है भाई ये तो नहीं है, एक इतना आपने सुना हुआ है, तो डुअल सिटीजनशिप तो हमारे यहाँ पे नहीं है। डुअल सिटीजनशिप कहाँ पे है? यूएसए में है, क्योंकि यूएसए में पहले वहां के आप स्टेट के नागरिक होते हैं, देन वहां के आप यूएसए सेंट्रल के नागरिक होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे आप एक ही जगह के नागरिक हैं, दैट इज इंडियन सिटीजन ऑफ इंडिया। तो पहला स्टेटमेंट वैसे सही है, मतलब नॉट के हिसाब से जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन फेडरल एंड द स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल हमारे यहाँ पे भी है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल नंबर 246 शेड्यूल 7 के अंदर आता है, बिल्कुल, जिसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट की बात की गई है। ऑल्दो हमारे यूनिटरी बायस है, लेकिन है तो सही। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डेफिनेटली सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमारे यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे यहाँ पे सुप्रीम है। सेम यूएसए में भी वही होता है। लेकिन एक बात आपको बताना चाहता हूं, जब मैं यहाँ पे ब्रिटेन की बात करूं तो ब्रिटेन में यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम नहीं होता है। ब्रिटेन में क्या सुप्रीम होता है? पार्लियामेंट सुप्रीम होता है। ये सब बताना जरूरी है, क्योंकि देखिए बार बार चीजें आती रहती हैं एग्जाम में। अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम जुडिशियल रिव्यू भी तो बोलते हैं एक तरह से। तो हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को अगर अपहेल्ड करना है तो उसकी ड्यूटी किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है। ओके, सेम गोज देयर इन द अमेरिका एज वेल। लेकिन क्या जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट ब्रिटेन में है? नहीं भाई, वहां पे ब्रिटेन में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। ओके, चलिए, अभी ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ, आप अगर मेरा वीडियो देखेंगे, इंडियन सिस्टम एंड ब्रिटेन सिस्टम का कंपैरिजन है, इंडियन फेडरल सिस्टम एंड द अमेरिकन फेडरल सिस्टम, तो वहाँ पे एक शॉर्ट वीडियो मैंने बना के डाले हैं, वहाँ से ही क्वेश्चन है एक तरह से। वैसे तो सही बताओ, मेरा कोई सोर्स नहीं है भाई, इंडियन पॉलिटी के लिए स्टैंडर्ड बुक है, वहीं से हम सब रेफर करते हैं। एंड आई ऑल्सो रिक्वेस्ट कि आपके पास होनी चाहिए। चलिए, वीडियो तो आप एक तरह से रेफरेंस के लिए देखते हैं, समझने के लिए देखते हैं, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग देखते हैं, लेकिन बुक आपके पास होनी चाहिए। आप कितना भी पीआईक्यू करें, लेकिन बुक ना पढ़े ना, तो फिर पीआईक्यू करने का भी कोई मतलब नहीं है। चलिए, ये मैं खुद अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ, आपका अलग अलग हो सकता है। देखिए, आप पढ़ लीजिए इसके बारे में, सारी चीजें वही बताई हैं मैंने, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द आर्टिकल 32। देखिए, आर्टिकल 32 में इट इज राइट टू रेमेडीज, आपको बता देता हूँ मैं क्या है राइट टू रेमेडीज। इसको हमारे जो वी आर अम्बेडकर जी हैं, उन्होंने बोला है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंडर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिट जुरिस्डिक्शन जारी कर सकता है। कितने रिट है? 5 रिट है, हिबस, कर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सेरोसरी एंड क्यू वारंटो। ऑलरेडी प्रोहिबिशन और क्यू वारंटो हमने डिस्कस कर लिया। हिबस कर्पस भी हमने क्वेश्चन में आया था, वो भी हमने डिस्कस कर लिया, टू ब्रिंग द बॉडी ऑफ, ठीक है। अब जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे करते भी रहेंगे, और जैसे मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं अलग अलग वीडियोस भी बनाता रहूंगा इन चीजों पे, जिससे साइड बाय साइड वो भी कवर होता रहे। तो देखिए, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट को पावर भाई आर्टिकल नंबर 226 के अंदर मिलती है रिट जुरिस्डिक्शन की। ओके, और हाई कोर्ट रिट यहाँ पे फंडामेंटल राइट प्लस लीगल राइट दोनों के लिए जारी कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए ही रिट जुरिस्डिक्शन जारी करेगा अंडर आर्टिकल नंबर 32। तो देखिए, इट गिव सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट को नहीं देता भाई। पहला वाला ऑप्शन नॉट पूछा था ना, नॉट को इसलिए सर्कल करता हूं क्योंकि मैं समझाते समझाते भूल जाता हूं कि मैं समझा क्या रहा हूं फ्लो में। इट इज इंक्लूडेड इन द पार्ट 3, बिल्कुल पार्ट 3 हमारा फंडामेंटल राइट से डील करता है, फ्रॉम आर्टिकल नंबर 12 टू आर्टिकल नंबर 35। आर्टिकल नंबर 33 किससे डील करता है? आर्टिकल नंबर 33 डील करता है कि अगर हमारे पुलिस फोर्सेस हैं, हमारे आर्म फोर्सेस हैं, उनकी एब्रोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट फॉर दोज हु आर मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर, कि लॉ एंड ऑर्डर वो लोग मेंटेन कर रहे हैं, तो उनसे हम फंडामेंटल राइट कुछ उनके एब्रोगेट कर सकते हैं हम लोग। ओके, आपको बताया था, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन आर्टिकल 33। अम्बेडकर जी ने इसको हार्ट एंड सोल बोला, वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल। एन एग्री पर्सन हैज नो राइट टू कंप्लेन अंडर आर्टिकल 32 वेयर अ फंडामेंटल राइट हैज नॉट बीन वायलेटेड। देखिए, आप पढ़े के लगे अरे हाँ ये कैसे गलत, ये तो गलत लग रहा है, लेकिन फंडामेंटल राइट अगर आपका वायलेट हुआ है तो आप आर्टिकल 32 को नहीं इन्वोक कर सकते हैं, आर्टिकल 32 को आप नहीं ऐसे सुप्रीम कोर्ट में लेके जा सकते हैं। सो आर्टिकल 32 विल इन्वोक ओनली व्हेन योर फंडामेंटल राइट इज वायलेटेड। ओके, ये बात आप दिमाग में रखिए। तो ये पूरा क्वेश्चन का हमने एनालिसिस कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने टाइप के रिट है ये ऑल नो। ओके, अगला क्वेश्चन, द पावर टू डिसाइड द डेट ऑफ एन इलेक्शन। डेट ऑफ एन इलेक्शन डिसाइड करने की ड्यूटी भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए आर्टिकल नंबर 324 है, पार्ट
15। ये सब जो इतना मैं बकवास करता रहता हूँ, प्लीज ये सब ध्यान दीजिए। ये ऐसी नहीं बकवास करता हूँ मैं, एक्सपीरियंस के साथ अपने एग्जाम में आती हैं चीजें। पार्ट 15 में आता है आर्टिकल नंबर 324 से लेके आर्टिकल नंबर 329 तक। आर्टिकल नंबर 326 के अंदर क्या लिखा है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात की गई है। ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद आर्टिकल नंबर चलिए आर्टिकल नंबर 324 तो खुद इलेक्शन कमीशन के बारे में पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन देता है कि इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी होती है कि यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्नाइज करे, पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन सिंबल प्रोवाइड करे, ठीक है। साथ ही साथ और क्या ड्यूटी होती है? साथ उनके लिए लिमिट भी सेट करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उनके एक्सपेंडिचर की लिमिट सेट करता है। ओके, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जारी करता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? एक तरह से आचार संहिता उसको हिंदी में बोलते हैं, और पॉलिटिकल पार्टी को पालन करना पड़ता है उसका। पॉलिटिकल पार्टी हैज टू फॉलो दिस। ओके, और क्या बताना भूल गया मैं यहाँ पे? आर्टिकल देखिए, आर्टिकल 324 के अंडर वैसे आपको पता है 3 यहाँ पे एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, फिर 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। दे आर रिमूव्ड, सॉरी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अगर आपको रिमूव करना है तो यू हैव टू रिमूव इन द सेम मैनर एज अ सुप्रीम कोर्ट जज। ये सब देखिए मैं बार बार, और कौन सा ऑफिसर जिसको सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह रिमूव किया जाता है? वो है कैग है। ये बार बार बोलता रहता हूं मैं। चलिए, तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन है। ओके, और तो कुछ यहाँ पे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। वैसे भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता नहीं। अच्छा, इलेक्शन कमीशन कौन कौन से ऑफिसर्स का इलेक्शन कंडक्ट कराता है? पार्लियामेंट मतलब होता है यहाँ पे लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, यहाँ पे सबका इलेक्शन कंडक्ट करा लेता है वो। एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का भी कराता है, यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट का भी कराता है। अंडर आर्टिकल नंबर 70 अंडर आर्टिकल नंबर 70 अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, किसके पास जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास जाएगा। ठीक है, अब ये बहुत चीजें मैंने कनेक्ट करने की कोशिश की यहाँ पे। अब इससे ज्यादा करूंगा तो मैं पूरा यहाँ पे आधा घंटा ले लूंगा, बहुत चीजें कनेक्ट कर सकता हूँ। चलिए, और आएंगे जैसे आएंगे वैसे कनेक्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट। अच्छा, स्टेट इलेक्शन कमीशन के लिए कौन सा आर्टिकल है? जरा आप लोग भी मेहनत करिए यार। स्टेट इलेक्शन कमीशन हमने कब बनाया था? 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के बाद बनाया था। 243 का कौन सा आर्टिकल है? देखिए 243 आई है कि के है, क्या है बताइए आप लोग अभी। ठीक है, आई आपको बताता हूँ फाइनेंस कमीशन से, कि मेरे को लगता है इलेक्शन कमीशन से होगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन से। और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं उनको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? इन द सेम मैनर जैसे कि हम हाईकोर्ट के जज को रिमूव करते हैं। ओके, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है ना भाई, अंडर द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी बहुत हो गया इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? अगेन नॉट पे मैं सर्कल करना चाहूंगा। द प्रेसिडेंट कैन नॉट पार्डन अ पर्सन सेंटेंस बाई अ कोर्ट मार्शल। भाई ये तो आर्टिकल 72 पार्डनिंग पावर ऑफ द इसकी बात करता है, प्रेसिडेंट की बात करता है। तो बिल्कुल पार्डन कर सकते हैं, और डेथ स्टेटमेंट को पार्डन कर सकते हैं। अंडर आर्टिकल 53 क्या बोला गया है? ही इज सुप्रीमो ऑफ द डिफेंस। ओके, तो भाई कैसे नहीं कर सकते हो? इनको पूरी पावर है यहाँ पे। गवर्नर होता तो मैं मान लेता, गवर्नर नहीं कर सकता, लेकिन ये तो कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट यहीं पे गलत हो गया ना, हमारा यही आंसर मिल गया मुझे नॉट के हिसाब से। आगे देखता हूं मैं। सुप्रीम कमांड ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफ द यूनियन वेस्ट इन द प्रेसिडेंट बट इट एक्सरसाइज हैज टू बी रेगुलेटेड बाय लॉ अंडर आर्टिकल 53। यही कभी कभी वो लोग स्टेटमेंट ऑप्शन नहीं, कभी क्वेश्चन के फॉर्म में पूछते हैं, यहाँ पे ऑप्शन के फॉर्म में है। ये आर्टिकल 53 की सीधी सीधी लाइन दी हुई है कि सुप्रीम कमांडर कौन है हमारे डिफेंस फोर्सेस का? वो है हमारा दिस प्रेसिडेंट। लेकिन वो किसके हिसाब से एक्सरसाइज करेगा, किसके हिसाब से काम करेगा? लॉ जो बनाएगी कौन बनाएगी? पार्लियामेंट बनाएगी। ओके, द पर्सन, तो ये तो स्टेटमेंट सही है, लेकिन आपको आंसर मिल चुका है, बाकी मैं समझा रहा हूं अभी। अ पर्सन अवॉर्डेड रिगरस इम्प्रिजनमेंट कैनॉट बी कंपेल्ड टू डू हार्ड वर्क as this would amount to violate the article 23 of the constitution of India। देखिए मैं इसके ऊपर स्टडी कर रहा था, तो सेक्शन 374 ऑफ द इंडियन पिनल कोड इसलिए मतलब ये चेक करता है कि आर्टिकल 23 के अंडर जो हम फोर्स लेबर की बात करते हैं वो यहाँ पे ना हो। ओके, उसको बेकार में ना काम कराया जाए, तो यहाँ पे इसके बारे में बात करता है। अदरवाइज आपको मिल गया आंसर, तो इसके ऊपर ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। द आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल एक्ट 2007 एक्सक्लूडेड द पावर ऑफ हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन रिलेशन टू द सर्विस मैटर ऑफ द पर्सन इन आर्म फोर्स। जब ऐसे ऑप्शंस आते हैं तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसे ऑप्शंस कब लिखा करिए। ओके, आपको लग रहा हो क्या अरे ऑप्शन मिल गया, मैं आंसर मिल गया, नहीं। लेकिन ये देखिए, ये ऑप्शन जो बना है ना यहाँ पे, ये आपका कब आपका क्वेश्चन बन जाएगा, किस साल आपका क्वेश्चन बनेगा, आपको भी नहीं पता। ठीक है, तो ये होता है पीआईक्यू का वैसे जलवा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आर्टिकल 72 में क्या बात कर सकता है? पनिशमेंट इन द केस वेयर सेंटेंस इज अवॉर्डेड बाय कोर्ट मार्शल।
ओके, केस इन्वॉल्विंग ऑफेंस अगेंस्ट द यूनियन लॉ एंड डेथ स्टेटमेंट, ये सारा का सारा पार्डन कर सकता है हमारा प्रेसिडेंट। ओके, लेकिन यहां पे गवर्नर क्या, गवर्नर कोर्ट मार्शल पार्डन कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। गवर्नर यहां पे यूनियन लॉ नहीं आएगा, गवर्नर के लिए यहां पे आएगा स्टेट लॉ। ठीक है, गवर्नर डेथ सेंटेंस को पार्डन कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन डेथ सेंटेंस को क्या कर सकता है? सस्पेंड कर सकता है। ठीक है, बाकी वो सारे पावर है उसके बाद, रेमिशन है, उसके बाद रिप्राइव है, ठीक है, सारे हैं उसके पास। चलिए आगे, द सिक्स्थ शेड्यूल, फेवरेट शेड्यूल, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है सिक्स शेड्यूल में। सिक्स शेड्यूल में कौन कौन से स्टेट है मैं पहले बताइए। एटीएम स्क्वायर, और वैसा एटीएम जिसमें मनी नहीं है, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। तो देखिए मनी कहाँ है, ये गलत हो गया ना, क्या पूछा है? नॉट कवर्ड, मणिपुर, मणिपुर नहीं कवर्ड है। और यहाँ पे क्या बनता है? यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ट्राइबल काउंसिल बनता है यहाँ पे। ठीक है, और ये 4 स्टेट मिला के ऐसे 10 हमारे डिस्ट्रिक्ट, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, एडीसी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो जैसे कि चकमा मारालाई अपने इधर है, मिजोरम में है, मेघालय में गारो खासी जयंतिया है। ठीक है, त्रिपुरा का तो आई थिंक त्रिपुरा ही है, त्रिपुरा के अंदर ही आई थिंक, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद है, त्रिपुरा में कोई ट्राइब के नाम पे है, और आसाम में बोडो है। ठीक है, तो ऐसे करके टोटल 10 हमारे ट्राइबल काउंसिल है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, सॉरी। ओके, तो उसमें मणिपुर नहीं आता है। चलिए, ये 6 शेड्यूल के अंदर कवर है। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरिया इन सर्टन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जो कि यहाँ पे 4 है। दिस प्रोविजन एम टू सेफगार्ड द राइट एंड कल्चर प्रैक्टिस ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज, को हम डिस्कस करेंगे अलग से, डोंट वरी। मणिपुर इज नॉट कवर्ड। ओके, आप प्लीज दिमाग में रखिए, आपको लग रहा होगा ये 2015 का क्वेश्चन है भाई, जब 2017, 18 और 19 और 20 में मैंने सीडीएस का पेपर दिया है ना, उसमें भी बहुत बार आया है। आपको लग रहा होगा नहीं ये आया है, आपको मैं जब 17, 18, 19, 20 के क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि वो सब तो मैंने खुद निकाले, तो मुझे पता है ना आया है। तो क्वेश्चन देख के लगता है दिस आई हैव अटेम्प्टेड ड्यूरिंग द एग्जाम। ठीक है, तो 2020 तक मैंने सीडीएस दिया है, सो आई नो। अब देखिए हमारा फेवरेट बिल, मनी बिल। मनी बिल के ऊपर हमारी कहानी कभी खत्म नहीं होती। मनी बिल से कभी हमारा यूपीएससी थकता नहीं है, पूछता ही पूछता है। क्या क्या भाई हम इसके साथ डील करता है ना, ये पूछा ना। ठीक है, अच्छा पहले बताइए, इम्पोजिशन, एबॉलिशन, रेमिशन, अल्टरेशन एंड रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स, ये अगर आपने पढ़ा है तो पूरा का पूरा छापा हुआ है। आर्टिकल नंबर 110 की कहानी है यहाँ पे। अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, बिल्कुल छापा हुआ है, कॉपी पेस्टेड है। इम्पोजिशन ऑफ फाइन्स, फाइन्स और पेक्यूनरी पेनल्टीज ये नहीं रहते यहाँ पे। लाइसेंस की फी बढ़ा दिया आपने, कर दिया, ये दोनों नहीं है यहाँ पे, खत्म करिए इसको। तो 1 और 2 इज द राइट आंसर। आर्टिकल नंबर 110 में दिया है। अब मनी बिल को कौन सर्टिफाई करेगा? स्पीकर करेगा। किसके रिकमेंडेशन पे लाया जाएगा? प्रेसिडेंट के। प्रेसिडेंट क्या इसको रिटर्न कर सकता है क्या? बिल को नहीं कर सकता, प्रेसिडेंट को साइन ही करना पड़ता है। प्रेसिडेंट ऑल दो रिजेक्ट कर सकता है। मनी बिल अगर इंट्रोड्यूस कहाँ होता है? वैसे लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, आपको बता दूं मैं, क्योंकि उसके ऊपर पावर लोकसभा की ज्यादा है, और 14 दिन तक ये राज्यसभा को भेजेंगे, और राज्यसभा इसके ऊपर सिर्फ डिस्कशन कर सकता है, वोट नहीं कर सकता है इसके ऊपर। प्रोसीजर ऑफ द मनी बिल कहाँ लिखा है? प्रोसीजर ऑफ द मनी बिल इज इन द आर्टिकल नंबर 109। और जो बता रहा हूं ना, राज्यसभा 14 दिन तक उसको रख सकता है, डिस्कस कर सकता है, ये आर्टिकल नंबर 109 में लिखा हुआ है। आर्टिकल नंबर 110 में सिर्फ डेफिनेशन है उसके, कि क्या क्या चीजें आएंगी मनी बिल के अंदर और कौन उसको सर्टिफाई करेगा, ये चीजें दी हुई है इसके अंदर। ठीक है, चलिए। और अभी देखिए यहाँ पे, अभी ये तो हटाइए, यहाँ पे आपको बता देता हूँ मैं। देखिए देखिए, इसके पूरा डेफिनेशन उठा के लाया मैं, वहीं से लाया, सीधा बेयर एक्ट पड़ा है, कॉपी पेस्ट मारो, आपके लिए रखो यहाँ पे। देखिए क्या है, इम्पोजिशन, एबॉलिशन, रेमिशन एंड अल्टरेशन, रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स, सीधा सीधा वही आर्टिकल से लिया मैंने। बोरोइंग ऑफ मनी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसा कहाँ से लेता है? पब्लिक फंड से लेता, पब्लिक से लेता है। ठीक है, अदर जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से लेता है। ओके, तो उस केस में कस्टडी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, पेमेंट ऑफ मनी इनटू और विड्रॉल फ्रॉम दीज फंड्स, आपको पैसा देना है या फिर निकालना है। ठीक है, अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, अप्रोप्रिएट कर रहे हैं आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, कुछ एक्सपेंडिचर चार्ज कर रहे हैं आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। ओके, या फिर कोई भी ऐसा मैटर जो इनसे ही रिलेटेड है, तो इंसिडेंटल वाला बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग केस है यहाँ पे। इसलिए उन लोगों ने आधार बिल जो किया था ना, आधार बिल, वो क्या था, बोल रहा था कि ये तो इंसिडेंटल है, इनसे रिलेटेड है, तो पास करो इसको मनी बिल। क्योंकि जब वो ऐसा बिल पास करे तो देखिए मनी बिल क्या कर रहा है, आप खुद सोच के देखिए। मनी बिल इज रिड्यूसिंग द पावर ऑफ राज्यसभा। अगर लोकसभा को लग रहा है कि भाई राज्यसभा में बिल पास नहीं हो पाएगा, राज्यसभा में हमारी मेजोरिटी नहीं है, गवर्नमेंट को लग रहा है, तो भाई मनी बिल बना के भेजो, हो सकता है ना। इस 7th वाला जो पॉइंट है, यही इसका एडवांटेज वो लोग लेते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वैसे आज। आर्टिकल 343, नॉट
Not. Which of the following is not a central feature of the Article 343 of the Constitution of India? Hindi in the Devanagari script shall be national language of the Union. ऐसा कहीं नहीं लिखा, आपको सही बता दूं मैं. द ऑफिशियल लैंग्वेज तो अच्छा नॉट ही तो पूछा है तो हटाओ इसको. द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन शैल बी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट. ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है. तो दिस इज अ फीचर, दिस इज अ फीचर. इंग्लिश लैंग्वेज शैल कंटिन्यू टू बी यूज्ड फॉर द ऑफिशियल पर्पस विद इन स्टेट. भाई उन्होंने बोला है 15 साल तक कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद उन्होंने आगे कंटिन्यू किया है, तो ये ऐसी स्टेटमेंट नहीं लिखी है. इफ टू और मोर स्टेट एग्री हिंदी लैंग्वेज शुड बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टेट. देख ऐसी बात सिर्फ बोली गई है कि मतलब अगर दो या दो से ज्यादा उनको ऑप्शन दिया गया कि अपना कौन सा लैंग्वेज बिटवीन द कम्युनिकेशन के लिए वो चूज कर सकते हैं, ठीक है. तो यहां पे से उन्हें वो राइट मिला है कि कम्युनिकेट करना है तो अपनी कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, ठीक है, ये बोला गया है. तो आर्टिकल 343 में कवर नहीं है वैसे. तो आर्टिकल 343 में यहां पे सिर्फ एक ही लाइन कवर है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन शैल बी हिंदी इन द देवनागरी स्क्रिप्ट. वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं लेकिन ये यहां पे कवर है. आपको एक और बता दूं, जो आर्टिकल 343 जो ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करता है वो कौन से पार्ट में आता है? पार्ट 17 में आता है. एक और है आर्टिकल नंबर 348. किससे बात करता है? आर्टिकल नंबर 348 बात करता है, अभी लास्ट वाले लेक्चर में बताया था, लास्ट में बताया था मैंने कि बात करता है लैंग्वेज टू बी यूज इन द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट. कौन सी लैंग्वेज? इंग्लिश लैंग्वेज. और अगर हिंदी यूज करना है दैट टू इन द हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की तो बात ही मत करो, हाई कोर्ट में अगर हिंदी यूज करना है तो किसका अप्रूवल चाहिए? प्रेसिडेंट का अप्रूवल चाहिए उसके लिए. प्रेसिडेंट अप्रूव करेंगे तभी जाके यूज होगा उसके अंदर हिंदी. ओके. और जितने भी डिक्री पास होगी, जितने भी यहाँ पे ऑर्डर्स पास होंगे वो सिर्फ इंग्लिश में रहेंगे, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, हिंदी में नहीं रहेंगे, ठीक है. आपको लग रहा होगा कि ये मतलब ऐसी इसको चैलेंज भी किया गया है, इस लाइन को चैलेंज भी किया गया, लेकिन देन टू कुछ नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया प्ली, ठीक है. चलिए फिर आगे देखते हैं अभी क्या क्या लिखा है आर्टिकल 343 में. ऑप्शन वैसे 134 है जो कि इसका पार्ट नहीं है. ओके. अब यहां पे देख लेते हैं भाई आर्टिकल 343 में क्या दिया है, बाकी ऑप्शंस आप पढ़ लीजिएगा. आर्टिकल 343 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन क्या बात करता है भाई? हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज. द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन इज हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट. यही दिया था ना ऑप्शन नंबर 2 में, जो ऑप्शन 2 था हमारा. The form of numerals used for the official purpose in the international form of the Indian numerals. ठीक है, चलिए, बट यहां पे हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है. यूज ऑफ इंग्लिश फॉर द फर्स्ट 15 ईयर फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज अंटिल 1965 इंग्लिश वॉज अलाउड फॉर द ऑफिशियल पर्पज अलॉन्ग विद द हिंदी. ये लाइन लिखी हुई है वहां पे. पार्लियामेंट में प्रोवाइड फॉर द कंटिन्यूड यूज ऑफ द इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पज इवन आफ्टर द इनिशियल 15 ईयर पीरियड. ये 3 चीजें दी हैं आर्टिकल नंबर 343 में. यही आपसे पूछा हुआ था. यहां पे पावर किसको दी है उस 15 साल से ज्यादा एक्सटेंड करने के लिए? पार्लियामेंट को दी है, ठीक है. तो ये 3 चीजें आर्टिकल 343 में दी, अपने आपको दिमाग में रखना है. और इंपॉर्टेंट है, आपको लग रहा होगा इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है. इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आए हैं. द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 जो पास किया था क्योंकि प्लान था कि भाई हिंदी कंटिन्यू कर लेंगे, इंग्लिश को छोड़ देंगे हम लोग. लेकिन आपको पता ही है जो सदर्न वाले स्टेट थे उन्होंने प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया. तो भाई ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पास हुआ 1963 में और बोला गया कि अलाउड यूज ऑफ इंग्लिश फॉर द ऑफिशियल पर्पज अलॉन्ग विद हिंदी इंडेफिनेटली. मतलब जब तक, मतलब बहुत लंबे टाइम तक भाई, मतलब जब तक आगे कुछ होता नहीं है, ठीक है. मतलब आप समझ लो हिंदी के साथ इंग्लिश यूज होगी एज पर द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पास बाय द पार्लियामेंट. सिंपल सी बात है. तो इनिशियली 15 साल का टाइम दिया था, लेकिन बाद में जैसे प्रोटेस्ट होना चालू हुआ देन कंटिन्यू कर दिया भाई अभी. तो ये है इसके अंदर लिखा हुआ. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. आफ्टर द जनरल इलेक्शन प्रोटम स्पीकर, बताइए प्रोटम स्पीकर के ऊपर कभी कमी होती है क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन पूछने की? प्रोटम स्पीकर के ऊपर हमेशा क्वेश्चन आते हैं. प्रोटम स्पीकर के ऊपर देखिए भाई, इलेक्टेड बाय द लोकसभा, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट है ना. पहले इलेक्शन के लिए मतलब अपॉइंट किया जाता है. और जनरली कन्वेंशन क्या है? कन्वेंशन क्या है कि सीनियर मोस्ट मेंबर को अपॉइंट करेंगे हम लोग. ओके. और उनका काम है कि स्पीकर की शपथ दिलवा देना और बाकी मेंबर्स की शपथ दिलवा देना. जैसे स्पीकर आ गया, स्पीकर का इलेक्शन करवाते हैं वैसे बाय द वे, और बाकी लोगों का शपथ दिलवाते हैं. जैसे ही काम हो गया वो भाई उनका जो पोस्ट है वो ड्रॉप कर दिया गया और चलिए फिर अपने स्पीकर पे इंचार्ज ले लिया. ठीक है, तो ये होता है अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट है वो. ओके. टेम्पररी स्पीकर है बाय द वे, अपॉइंटेड टू प्रिसाइड ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा अंटिल अ परमानेंट स्पीकर इलेक्टेड. तो देखिए जो स्पीकर होता है वो पहले ही सेशन में, पहले ही दिन वैसे इलेक्ट कर लिया जाता है. ओके. और क्या करते हैं? ओथ दिलवाते हैं न्यूली इलेक्टेड मेंबर ऑफ द हाउस, क्योंकि तब तक स्पीकर भी नहीं बना है ना, तो ये लोग ये ओथ दिलवाते हैं और स्पीकर का इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं. ये दो इनके काम है. ठीक है,
ऑलरेडी हमने इसके ऊपर पढ़ा हुआ है, तो देखिए कैसे रिपीट हो रहा है। 2008, 9, 10 में आए थे ऐसे क्वेश्चंस, और मतलब एक रेफरेंस में भी हमने इसको डिस्कस कर रखा है प्रो टर्म स्पीकर के ऊपर। तो ये क्वेश्चंस आते ही रहते हैं, आप इनको नहीं छोड़ सकते हैं। अगर मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आप इसका आंसर खुद कर चुके होंगे। चलिए अब ये देखिए पार्टी के ऊपर है, आपको इसका सोर्स बताता हूं मैं। इसका सोर्स है एनसीईआरटी की किताब, एनसीईआरटी की किताब ऑफ द 11th स्टैंडर्ड। ठीक है, आपको जो इंडियन पॉलिटिक्स की पूरी हिस्ट्री मिलेगी उसके अंदर, फ्रॉम द 1951 टू लेके समझ लिए 2013-14 तक आपको मिल जाएगा पूरा। ठीक है, अब इसमें देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भाई कौन से हैं? भारतीय जनसंघ के हैं। मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन इतना पता है भारतीय जनसंघ के हैं। ऐसे डांगे भाई, हमारे डांगे डांगे ऐसे डांगे, नलिनी गुप्ता, ये लोग हिस्ट्री से अगर रिलेट करोगे ना तो एक कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं भैया ये। ठीक है, बोल्शविक कॉन्स्पिरेसी केस, कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस, ये उनसे रिलेटेड लोग हैं। तो ऐसे डांगे कम्युनिस्ट पार्टी सी का 1 है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ, इन्हीं से तो आजकल हमारे ये बोलते हैं बीजेपी वाले भैया वो हम भारतीय जनसंघ के हैं। वो अपने आप को जनता पार्टी से एसोसिएट नहीं करते, अपने को भारतीय जनसंघ से हैं। उस दिन आपको बता रहा था, मेरे को दिमाग में नहीं आ रहा था, यही पार्टी की बात कर रहा था, भारतीय जनसंघ की बात कर रहा था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, इनकी डेथ हो गई थी जम्मू, आई थिंक जम्मू कश्मीर में, क्या थे कहीं तो भी, इनका बहुत ही मिस्टीरियस डेथ है इनकी। ओके, तो ये तो हो गया भाई। उसके बाद मिन्नो मसई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से, और अशोक मेहता यहाँ पे स्वतंत्रता पार्टी से है। ओके, मिन्नो मसई यहाँ पे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से इसलिए हैं क्योंकि देखिए जब सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था, ठीक है, तो अपने जेपी नारायण, हाँ जेपी जी और जयप्रकाश नारायण, और उसके बाद बाकी के भी अच्युत पटवर्धन, और अभी देखिए लीडर्स के नाम मेरे को दिमाग में नहीं आ रहे हैं अभी, बट ऐसे बहुत सारे लीडर्स थे जो इसके साथ एसोसिएटेड थे। मिन्नो मसई वाज आल्सो वन ऑफ द की लीडर फॉर द सोशलिस्ट पार्टी। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी तो बाद में नाम बना है इसका, जब आजादी हो गई ना, जब आजाद हो गए तो जेपी कृपलानी की एक पार्टी थी और जो सोशलिस्ट पार्टी, तो दोनों को मर्ज करके इन्होंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बनाई है। ठीक है, तो इसमें आपने को नहीं जाना है। चलिए ये है यहाँ पे, आप देख लीजिएगा इसको, भारतीय जनसंघ। चलिए ये मिन्नो मसई गलत है भाई, स्वतंत्रता पार्टी नहीं होगा यहाँ पे, डांगे। ठीक है, एक बार देख लेना है इसको आप लोग, ज्यादा कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंट्रल टीनेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? नहीं है, कौन सा नहीं है? प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, गिव्स ऑफिशियल स्टेटस टू द सर्टेन रिलीजन। अच्छा एक बात बताइए, प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन क्या है ये बताइए पहले, है क्या ऐसा कुछ? थर्ड ऑप्शन, प्रोवाइड फ्रीडम टू प्रोफेस एनी रिलीजन, एंड द फोर्थ इज इंश्योर इक्वालिटी ऑफ ऑल सिटीजन विद इन द रिलीजियस कम्युनिटी। देखिए अभी प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, ऑफ कोर्स ही बात है, रिलीजन के साथ साथ यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ये आर्टिकल नंबर 15 की बात करता है। आपने आर्टिकल 15 आयुष्मान खुराना के देखी हुई होगी, तो वहां पे डिस्क्रिमिनेशन रोकने की बात करते हैं। तो सेंट्रल टीनेट मतलब प्रिंसिपल, कौन कौन से हमारे प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हैं, तो ये फर्स्ट वाला तो हटा दीजिए आप, क्योंकि नॉट पूछा है यहाँ पे, और ये आर्टिकल नंबर 15 का एक छोटा सा पार्ट लिया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग रिलीजन के बेसिस पे प्रोहिबिट करते हैं डिस्क्रिमिनेशन को। सिर्फ ओनली रिलीजन नहीं है, यहाँ पे और भी चीजें, कास्ट है, प्लेस है, सेक्स ऑफ बर्थ है। आर्टिकल 15 क्या ये फॉरेनर्स के लिए है? ये फॉरेनर्स के लिए नहीं है, मतलब इसका मतलब हम फॉरेनर्स के साथ डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं क्या? अब तो देखिए बात तो है यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे कर तो सकते हैं, बिकॉज आर्टिकल 15 से हमारे लिए है। ओके, गिव ऑफिशियल स्टेटस टू सर्टेन रिलीजन। अभी देखिए ऑफिशियल स्टेटस अगर आप सर्टेन रिलीजन को देंगे तो फिर हमारा सेकुलर प्रिंसिपल का क्या होगा भाई? हमारा सेकुलर प्रिंसिपल है ना, इसका मतलब हम ऑफिशियल स्टेटस किसी भी रिलीजन को कैसे दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो सेकंड वाला एस गो विद द ऑप्शन कि हमारा सेकुलर प्रिंसिपल को वायलेट करता है। अगर हमने हिंदू को एज अपना सर्टेन ऑफिशियल स्टेटस दे दिया तो बाकी रिलीजन का क्या होगा? तो हम यहाँ पे किसी रिलीजन को ऑफिशियल स्टेटस देते ही नहीं है। प्रोवाइड फ्रीडम टू प्रोफेस एनी रिलीजन, हम देखिए दोनों स्टेटमेंट अपने आप में कैसे कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं लग रहे? तो यहाँ पे क्या हम थर्ड वाले को फॉलो करते हैं, हम सेकंड वाले को फॉलो नहीं करते। यहाँ पे इंश्योर इक्वालिटी ऑफ ऑल सिटीजन विद इन द रिलीजियस कम्युनिटी, बिल्कुल। तो यहाँ पे सेकंड गो विद द ऑप्शन दैट इज आस्क्ड हियर। ओके, इसलिए D2 ओनली की बात की गई है। ओके, चलिए अच्छा एक बार इसको भी देख लेना है, मेरे दिमाग से उतना मैंने रिसर्च इसको नहीं किया है, एक बार इसको देख लेना, क्योंकि देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हैं वो तो मैं कंफर्म हूं कि भारतीय जनसंघ से हैं। ऐसे डांगे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, नो डाउट। एक बार मिन्नो मसानी का और अशोक मेहता का एक बार आप लोग देख लेना, ठीक है। अगर ऑप्शन के साथ जाना हो तो ऑप्शन के साथ तो बता ही दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी देखिए क्या है, ए का यहाँ पे
2 चाहिए अपने को, ए का अच्छा ये ऑप्शन नहीं दिया यहाँ पे साथ से, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे एक बार आप देख लेना, क्योंकि ऑप्शन देना चाहिए था, ऑप्शन नहीं दिया तो कोई बात नहीं। एक बार आप अशोक मेहता और इसका चेक करके मुझे बताइएगा क्या है, क्या मैं गलत हूं या फिर आप लोग सही हैं, जो भी है चलिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप भी रिसर्च करिए अपने लेवल पे, सोर्स बता रहा हूं आपको कहां से मिल जाएगा, वहां से एक बार रीड भी कर लीजिएगा, ठीक है। मेरा मत ये कहता है कि जो मिन्नो मसानी है वो शायद से यहाँ पे इसके स्वतंत्रता पार्टी के हैं, और सॉरी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के हैं, और अशोक मेहता स्वतंत्रता पार्टी के, लेकिन आप चेक कर लीजिएगा। मैं सीधा यहाँ पे आंसर के साथ नहीं जाना चाहता हूं, प्लीज एक बार चेक करिए, ठीक है। गलत होगा तो बताइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आई एम रेडी टू करेक्ट माई सेल्फ, और रीड करने के लिए मैं रेडी हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है भाई, हाँ चलिए, सबसे वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है मेरा यार, इससे मतलब टफ क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता। देखने में बहुत सिंपल लग रहा है लेकिन सच में बहुत टफ है। ऐसे क्वेश्चन आए तो भाई अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप छोड़ दीजिए, अगर आपकी इस सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ अच्छी नहीं है तो प्लीज इसको छोड़ दीजिए। कैसे बताता हूं, अब आपको समझना पड़ेगा पूरा यहाँ पे कहानी, काफी अच्छा है वैसे। देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, आपको समझना पड़ेगा कि फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन टू ऑल सिटीजन, एक कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में लिखा हुआ है, मतलब हम फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन दे रहे हैं। आप बोलिए आपको जो बोलना है, आप तो लेटेंट भी देख रहे हो ना, आप मैं लेटेंट से रिलेट कर लीजिए यहाँ पे, तो आप बोल तो रहे हो, सब कर रहे हो, लेकिन उसके अंदर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है कुछ, विच इज सब्जेक्ट टू, कौन कौन से रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है वहां पे, पहले आपको पता होना चाहिए, तब तो आप जाके समझेंगे कि इंप्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फंडामेंटल ड्यूटी या राइट टू इक्वालिटी। अब समझिए जरा, अब इसको पूरी कंसेप्ट कहानी समझिए। देखिए कौन कौन से रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, पहले आपको पता होना चाहिए कौन कौन से रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है भैया। इसमें बोला है भाई ऑन द ग्राउंड ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। अच्छा बताइए, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया जो लाइन है, क्या आपको फंडामेंटल ड्यूटी में देखने को मिलता है क्या? हाँ मिलता है, वी हैव टू प्रोटेक्ट द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, बात बोली गई है ना। तो अगर यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को अगर आप हर्ट करेंगे तो इसका मतलब फंडामेंटल ड्यूटी को कहीं ना कहीं एक पार्ट ला रहे हैं यहाँ पे, अगर उसको हर्ट करेंगे आप तो आपके ऊपर ऑफकोर्स कुछ एक्शन लिया जाएगा। समझ में आई बात आपको? तो इसलिए यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटी को अगर आप हर्ट कर रहे हैं, मतलब कौन से पार्ट को, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी जो उसमें लिखा है, सॉवरेनिटी और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी की बात लिखी है ना वहां पे फंडामेंटल ड्यूटी में एक है, आप देखिए तो उसको अभी देखिए, किसको इतना याद रहना चाहिए ना कि कौन कौन से रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है वो पता तो होना चाहिए। ओके, और दूसरा रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या है भाई, फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट, ओके, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, ये सारे यहाँ पे ये चीजें हैं। देखिए ये चीजें, ये यहाँ पे सब्जेक्ट है, मतलब ये यहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। ये देखिए क्या है, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये आपको फंडामेंटल ड्यूटी में मिल जाएगा, ठीक है। सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट की बात की गई, अगर आप सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट की मतलब ऐसा कुछ बात करते हैं जिससे हमारी स्टेट की सिक्योरिटी हर्ट होती है, या पब्लिक ऑर्डर को आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, या जैसे अभी लेटेंट चल रहा है, मोरालिटी को ऑफकोर्स वो डिस्टर्ब कर रहा है कहीं ना कहीं, उसके ऊपर केस अभी फाइल हुआ है ना। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अगर आप कोर्ट को मतलब कोर्ट के किसी ऑर्डर को फॉलो नहीं करते हैं, या किसी को डिफेम करते हैं, या फिर ऐसा कुछ बोलते हैं जिससे भाई ऑफेंसिव है सबके लिए, या फिर दैट लेड टू द वायलेंस और समथिंग लाइक दैट, तो ये सब चीजें अगर आप करते हैं तो यू लाइक आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे नहीं पूछा है, उन्होंने पूछा है कि आपको ये चीज पता भी होनी चाहिए और इससे रिलेट भी करना आपको। अब देखिए, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया फंडामेंटल ड्यूटी में भी लिखा हुआ है, इसका मतलब डायरेक्टली यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटी को मान लिया मैंने। अब यहाँ पे बात आती है, एक और यहाँ पे चीज वैसे नहीं मेंशन है, दैट इज अ फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन, क्या है, फ्रेंडली रिलेशन विथ फॉरेन कंट्रीज, ये भी इसका एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। अब ऐसा मत कुछ बोलिए जिससे हमारे रिलेशन दूसरी कंट्री के साथ खराब हो। अब आपको याद रखना है आर्टिकल नंबर 51 ऑफ द डीपीएसपी क्या बोलता है, देखिए यहाँ पे आर्टिकल 51 इज अ पार्ट ऑफ द डीपीएसपी विच प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ओके, क्या बोलता है, मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, प्रमोट फ्रेंडली रिलेशन विद नेशन, बोलता है कि नहीं बोलता है? तो इसका मतलब आप डीपीएसपी को भी यहां पे हर्ट मत करिए। वैसे आपको एक बात बताऊं, इसका आंसर तो यहाँ पे डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी है, लेकिन अगर थोड़ी जिसको ज्यादा समझ है ना उसमें एक और बात को ऐड कर सकता है, भाई राइट टू इक्वालिटी में भी कुछ एक्सेप्शन है। राइट टू इक्वालिटी के एक्सेप्शन बताऊं आपको क्या है? चलिए, गवर्नर और पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस तो छोड़ दीजिए, वो तो एक्सेप्शन है ही, साथ ही साथ अगर किसी कंट्री का हमारे यहाँ पे डिप्लोमेट है, उसको हम उसके अगेंस्ट कोई सिविल प्रोसीडिंग हम नहीं चला सकते, उसके अगेंस्ट हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चला सकते। और किसी कंट्री का डिप्लोमेट क्या होता है भाई,
राजदूत होता है ना वो, तो उसको आप अपने यहाँ पे केस थोड़ी चला सकते हैं। तो क्या है, वो भी तो एक तरह से फ्रेंडली रिलेशन को मेंटेन करने की बात करता है ना। तो देखिए डायरेक्टली नहीं लिखा है, इसलिए मैं इसके साथ नहीं जाना चाहता हूं, अदरवाइज मैं फर्स्ट एंड सेकंड के साथ पूरी तरह से जाना चाहता हूं, क्योंकि आर्टिकल 51 यहां पे मेंशन करता है फ्रेंडली रिलेशन विद नेबरिंग कंट्रीज, और फंडामेंटल ड्यूटी में यहां पे बात करता है दिस यूनिटी एंड इंटीग्रिटी की बात करता है। तो इसलिए आई एम गोइंग विद 1 and 2। अपने आप में कितना है ना डिटेल्ड आंसर है ये। इस लेवल का क्वेश्चन आए तो अगर आपको आता है तो करिए, नहीं आता तो हाथ जोड़ता हूं, छोड़ दीजिए। ये है आज का, अभी पूरा पढ़ लीजिए आप एक बार ये सब चीजें, ठीक है। ये रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ की बात की गई है, एनकरेज सेटलमेंट ड्यू टू द इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन, ये सब चीजों की यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। तो ये था आज के लिए, अभी आज मैंने इतने ही क्वेश्चन लिए थे, आगे और कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हो तो प्लीज प्लेलिस्ट शेयर करिए, दोस्तों को शेयर करिए, उनको जोड़िए यहाँ पे। और अगर मेरे से कुछ गलती हो रही है तो भी करेक्ट करिए यार, ठीक है। आई एम स्टिल इन द लर्निंग फेज, आपसे भी सीखूंगा मैं। और कोई और दूसरा टॉपिक आप चाहते हो, कोई दूसरा अगर आप ये चाहते हो PIQ सीरीज चाहते हो तो प्लीज कमेंट करिए, बताइए मुझे। ओके, थैंक यू वेरी मच।